स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। यदि आप यूपीएससी, जेआरसी, जीडीसी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सवाल कह रहा है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का यह कथन किस रीतकालीन कवि के संबंध में है? तो आपको बताना है कि शुक्ल जी का ये जो कथन है वो किस रीतिकालीन कवि के संबंध में है। ए कह रहा है सेनापति, बी पद्माकर और सी कह रहा है बिहारी और डी कह रहा है भूषण। तो पहले का उत्तर बताना है कि यह कथन किसके संदर्भ में शुक्ल जी ने कहा है। तो ये बिहारी के संदर्भ में है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरे में। दूसरे में क्या कह रहे हैं? दूसरे में कह रहा है कि जन्म काल के अनुसार इन कवियों का सही कालानुक्रम क्या है? तो आपको जन्मतिथि के अनुसार इन कवियों के सही क्रम को आपको बताना है। ए कह रहा है देव, केशव, चिंतामणि, पद्माकर। बी कह रहा है केशव, चिंतामणि, देव, पद्माकर। सी कह रहा है चिंतामणि, केशव, पद्माकर, देव और डी कह रहा है केशव, पद्माकर, चिंतामणि और देव। तो आप बताना कि इसका सही कालक्रम जो है वो क्या होगा? तो सही कालक्रम देखें तो विकल्प बी इसका सही कालक्रम होगा, क्योंकि केशव का समय 1555 है, चिंतामणि का 1609 है, देव का 1673 है और पद्माकर का 1753 है। तो कालक्रम के अनुसार केशव सबसे बड़े हैं, उसके बाद चिंतामणि, फिर देव और फिर पद्माकर हो जाएंगे। अब आते हैं सवाल नंबर तीसरे में। तीसरे में स्थापना ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस काल की रीत काल कहने में, इस काल को रीति काल कहने में किसी प्रकार का अव्याप्ति दोष न होगा। तर्क है कि क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा इसमें श्रृंगार को न्यूनाधिक रूप से ग्रहण किया जाना भी तो एक विशेष प्रकार की रीति है। तो स्थापना ए और तर्क आर है, तो आपको ये बताना है कि ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों गलत है। ए सही है, आर गलत है, या ये गलत है, आर सही है। तो आप बताना कि इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा सवाल नंबर तीसरे का। तो यदि स्थापना देखें तो कह रहे हैं कि इस काल को रीतिकाल कहने में किसी प्रकार का व्याप्ति दोष नहीं होगा, तो बात ये सही है। तर्क कह रहे हैं कि क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा इसमें श्रृंगार को न्यूनाधिक रूप से ग्रहण किया जाना भी एक विशेष प्रकार की रीति है। तो ये भी बात सही है कि रीतिकाल के जो कवि थे उन्होंने कहीं न कहीं जो है श्रृंगार को महत्व दिया ही है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हो जाएगा, तो विकल्प ए जो है वो सही होगा सवाल नंबर तीसरे का। अब आते हैं सवाल नंबर चौथे में। चौथे में कह रहे हैं कि निम्नांकित में से किस ग्रंथ में सभी काव्यांगों का विवेचन सर्वांग विवेचन किया गया है? ए कह रहा है रसविलास, बी ललित ललाम, सी शिवराज भूषण और डी कह रहा है कि कविकुल कल्पतरु। तो आप बताना कि किस ग्रंथ में जो है वो सर्वांग विवेचन जो है वो किया गया है? रसविलास में, ललित ललाम में, शिवराज भूषण में या कल्पतरु में। तो आपको ये बताना है चौथे का उत्तर क्या होगा। तो चौथे का उत्तर अगर देखा जाए, तो अगर काव्यांगों का विवेचन सर्वांग निरूपण देखा जाए, सर्वांग विवेचन देखा जाए, तो ये कवि कुल कल्पतरु में देखने को मिलता है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर पांचवें में। पांचवें में कह रहा है कि आगे के सुकवि रीजी तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? तो आपको बताना है कि ये जो काव्य पंक्ति है इसके रचयिता कौन है। सवाल नंबर पांचवें में ए कह रहा है घनानंद, बी बिहारी, सी देव और डी कह रहा है भिखारी दास। तो पांचवें का बताना है कि इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो ये पंक्ति जो है वो भिखारी दास की है। विकल्प डी जो उत्तर इसका सही हो जाएगा पांचवें का। अब आते हैं सवाल नंबर छठवें में। छठवें में कह रहे हैं कि निम्नांकित में से कौन सा ग्रंथ मदिराम द्वारा नहीं रचा गया है? तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो मदिराम के द्वारा रचित नहीं है। ए रसराज, बी लक्षण श्रृंगार, सी रस रहस्य और डी साहित्य सार। तो आपको ये बताना है कि कौन सी रचना इसमें से मदिराम की नहीं है। तो अगर छठवें का उत्तर देखा जाए तो छठवें का उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। रहस्य इनका नहीं है। रहस्य जो है वो कुलपति मिश्र का है। तो छठवें का विकल्प सी सही होगा। रसराज, लक्षण श्रृंगार और साहित्य सारी मतिराम की रचनाएं हैं, जबकि रस रहस्य जो है वो कुलपति मिश्र की रचना है। अब आते हैं सवाल नंबर सातवें में। सातवें में कह रहे हैं कि उनकी बिरहताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? तो आपको बताना है कि शुक्ल जी का यह कथन जो है वो किस कवि के संदर्भ में है। जायसी के, बिहारी के, सूरदास के या घनानंद के। तो सातवें का उत्तर बताना है आपको कि ये जो कथन है शुक्ल जी का, ये किसके संदर्भ में उन्होंने कहा है। जायसी के, बिहारी के, सूरदास के या घनानंद के। तो इसका उत्तर अगर देखा जाए तो ये बिहारी के संदर्भ में कहा है। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा सातवें का।
अब आते हैं सवाल नंबर 8वां। 8वां में स्थापना ये क्या कह रहा है? स्थापना कह रहा है उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य हुआ कि रसों और अलंकारों के बहुत से ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिणाम में उपस्थित हुए। बी तर्क आर कह रहा है क्योंकि इन रीति ग्रंथों के कर्ता भाव सहृदय और निपुण कवि थे। अब आपको बताना है कि ए और आर दोनों सही है, स्थापना और तर्क दोनों सही है। ए और आर दोनों गलत है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। तो 8वें का उत्तर आपको बताना है। तो उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य हुआ कि रसों और अलंकारों में बहुत से सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिणाम में उपस्थित हुए। बात सही है क्योंकि इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक सहृदय और निपुण कवि थे। ये भी बात सही है, तो दोनों सही हो जाएगा। विकल्प ए और आर दोनों उसका उत्तर सही होगा 8वें का। अब आते हैं सवाल नंबर 9 में। 9 में क्या कह रहे हैं? 9 में कह रहे हैं कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जानानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कभी नहीं हुआ। ये ब्रज भाषा है, ब्रज नहीं है, ब्रज भाषा है, का दूसरा कभी नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का यह कथन जो है किस रीतिकालीन कवि के विषय में है? तो आपको बताना है कि शुक्ल जी ने ये कथन जो है वो किस रीतिकालीन कवि के विषय में कहा है? बिहारी के विषय में, देव घनानंद या रसलीन? तो 9वें का उत्तर आपको बताना है कि किसके विषय में ये कथन जो है इन्होंने कहा है। तो अगर देखा जाए तो ये इन्होंने घनानंद के विषय में कहा है। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा 9वें का। अब आते हैं सवाल नंबर 10वें में। 10वें में कह रहा है कि उनका सा अर्थशास्त्र और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का कथन यह किस कवि के संदर्भ में है? तो आपको बताना है कि किस कवि के संबंध में है? भूषण के, देव के, सेनापति के या पद्माकर के? तो 10वें का उत्तर आपको बताना है कि ये किस कवि के संदर्भ में शुक्ल जी का यह कथन जो है वो है। तो ये शुक्ल जी का कथन जो है वो देव के संबंध में है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 11 में। 11 में कह रहे हैं कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। यह कथन मूलतः किस विद्वान का है? तो आपको बताना है कि यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है? बिहारी के संदर्भ में यह कथन है। आपको ये बताना है कि किसने इसको कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या डॉक्टर रामकुमार वर्मा? तो ये कह रहा है आचार्य शुक्ल का, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी कह रहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डी कह रहा है रामकुमार वर्मा का। तो ये कथन जो है आचार्य शुक्ल का है। विकल्प ए जो है उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 11 का। अब आते हैं सवाल नंबर 12 में। 12 में कह रहे हैं कि रीतिकाल में नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की है? आपको बताना है कि रीतिकाल में नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की है? बृंद ने, गिरधर कविराय ने, नागरी दास ने या दीनदयाल गिरि ने? तो आपको ये बताना है कि इनमें से किस कवि ने जो है वो नीति विषयक काव्य की रचना नहीं की है। तो अगर देखा जाए तो बृंद भी नीति विषयक काव्य की रचना करते हैं, गिरधर कविराय भी करते हैं, दीनदयाल गिरि ने भी किया है, नागरी दास ने नहीं किया है। तो विकल्प सी जो है 12 का उत्तर सही हो जाएगा, सी विकल्प। अब आते हैं सवाल नंबर 13 में। 13 में करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रीत मुक्त काव्य स्वतंत्रवादी काव्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो आपको बताना है कि रीति मुक्त काव्य की इनमें से प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है? एक कह रहा है कि भावावेग का उच्छल प्रवाह, व्यक्तिपरकता, सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्ति या शैल्पिक चमत्कार प्रदर्शन। तो आप बताना कि कौन सी विशेषता जो है वो रीत मुक्त काव्य की इनमें से नहीं है? तो अगर सवाल नंबर 13 का उत्तर देखा जाए तो रीत मुक्त काव्य पूछ रहा है, स्वतंत्रवादी काव्य पूछ रहा है, तो शैल्पिक चमत्कार जो है वो इसमें नहीं पाया जाता है। तो विकल्प डी जो है उसका उत्तर 13 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 14 में। 14 में कह रहा है कि हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नांकित कृतियों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इनका सही कालानुक्रम बताना है आपको। प्रकाशन के आधार पर इनके कालक्रम को सही बताना है। ए कह रहा है रसिक प्रिया, कवि कल्पतरु, काव्य निर्णय, रस रहस्य। बी कह रहा है रसिक प्रिया, कवि कुल कल्पतरु, रस रहस्य, काव्य निर्णय। सी कह रहा है रस रहस्य, काव्य निर्णय, कवि कुल कल्पतरु, रसिक प्रिया और डी कह रहा है कवि कुल कल्पतरु, रसिक प्रिया, काव्य निर्णय और रस रहस्य। तो 14 का उत्तर आपको बताना है। तो 14 का उत्तर अगर देखा जाए तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। अब क्यों सही होगा? देखिए रसिक प्रिया 1591 में, कवि कुल कल्पतरु जो है वो 1650 में है। रस रहस्य का समय जो है वो आपका 1670 में है। कुलपति मिश्र की रचना है ये। और काव्य निर्णय जो है उसका प्रकाशन जो है वो 1670 है, इसका 1746 है काव्य निर्णय का समय। तो विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15।
15 करें इनमें से आचार्य शुक्ल से संबंधित कौन-सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है कि शुक्ल जी से संबंधित इसमें कौन-सा जो है वो कथन सही नहीं है। ए करें उन्होंने प्रारंभ में ब्रज भाषा और खड़ी बोली में फूटकर कविताएँ लिखी थी। बी करें आचार्य शुक्ल के प्रारंभिक लेख और गंभीर चिंतक परक निबंध चिंतामणि भाग 2 में संकलित हैं। सी कह रहे हैं उनके सैद्धांतिक समीक्षा पर लिखे गए निबंध रस मीमांसा नामक ग्रंथ में संकलित हैं। और डी कह रहा है कि उन्होंने अंग्रेजी में लिखी एक पुस्तक का बुद्धचरित नाम से खड़ी बोली पद्य में पद्यानुवाद किया था। तो आपको बताना कि शुक्ल जी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? ए नहीं सही है, बी नहीं सही है, सी नहीं सही है या डी नहीं सही है। तो अगर इसका उत्तर देखा जाए तो विकल्प डी जो है वो सही नहीं है। बुद्धचरित का उन्होंने खड़ी बोली में पद्यानुवाद नहीं किया था, बल्कि उन्होंने ब्रज भाषा में जो है वो किया था। तो ये विकल्प जो है शुक्ल जी के संदर्भ में यहाँ सही नहीं है। अब आते हैं सवाल नंबर 16। 16 में कह रहे हैं कि काव्य रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा तत्व आवश्यक है? आपको ये बताना है कि काव्य रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा तत्व आवश्यक है? ए कह रहा है अभ्यास, बी प्रतिभा, सी अध्ययन और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो काव्य रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा तत्व आवश्यक माना जाता है? तो आवश्यक जो तत्व है वो अभ्यास, प्रतिभा, अध्ययन सभी महत्व हैं, अर्थात उपयुक्त सभी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 17 में कह रहे हैं कि कीरति बंत भूति भली सोई सुरसरि सम सब कहाँ हित हुई। उक्ति में तुलसीदास ने कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट होता है? तो आपको बताना है कि तुलसीदास की इस पक्षी में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट होता है? ए लोक मंगल का, बी कीर्ति की प्राप्ति, सी सौंदर्यपूर्ण काव्य रचना और डी स्वांतः सुखाय की। तो आपको बताना है कि कौन सा काव्य प्रयोजन जो है वो स्पष्ट होता है सवाल नंबर 17 में। तो देखा जाए तो इसमें लोक मंगल की भावना स्पष्ट होती है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर 17 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 18 में। 18 में कह रहे हैं कि आनंदवर्धन ने किस तत्व को काव्य का प्राण तत्व माना है? 18 में आपको बताना है कि आनंदवर्धन ने किस तत्व को काव्य का प्राण तत्व माना है? ए रस को, बी वक्रोक्ति, सी ध्वनि और डी अलंकार को। तो आपको बताना है कि आनंदवर्धन ने किस तत्व को काव्य का प्राण तत्व माना है? तो आनंदवर्धन ने ध्वनि को जो है वो काव्य का प्राण तत्व माना है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। 19 में कह रहा है कि इन चंचल नयनों का जादू जड़मीन कहाँ से पाएंगे? उक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 19 में आपको ये बताना है कि ये पंक्ति जो लिखी है इसमें कौन सा अलंकार है? ए उत्प्रेक्षा, बी प्रतीप, सी यमक और डी कह रहा है अनुप्रास अलंकार। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है? इन चंचल नयनों का जादू जड़मीन कहाँ से पाएंगे? तो इसमें प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार जो है वो उपमा का एकदम विपरीत होता है। प्रतीप अलंकार में उपमान को निषेध करके उपमेय को जो है प्राथमिकता दी जाती है। उपमेय के ऊपर उपमान के ऊपर उपमेय को प्राथमिकता दी जाती है, उपमान का निषेध कर दिया जाता है और उपमेय को बड़ा कर दिया जाता है, तो प्रतीप अलंकार बनता है। तो 19 का बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 20वें में। 20वें में क्या कह रहा है? 20वें में कह रहा है कि बैसवाड़ी किस प्रमुख बोली के निकट है? तो आपको बताना है कि बैसवाड़ी जो है वो किस बोली के प्रमुख निकट है? ए कन्नौजी, बी ब्रज, सी अवधी और डी बुंदेली। तो आपको बताना है कि बैसवाड़ी किस बोली के निकट मानी जाती है? तो अगर बैसवाड़ी को देखा जाए तो ये अवधी के नज़दीक मानी जाती है, अवधी के निकट मानी जाती है। वैसे हम सभी जानते हैं कि तुलसी की अवधी को जो है डॉक्टर बिम्स ने बैसवाड़ी जो है वो नाम दिया था, तो बैसवाड़ी अवधी की जो है प्रमुख निकट मानी जाती है। 21 में कह रहा है कि हिंदी के प्रचार-प्रसार की सर्वाधिक प्राचीन संस्था है, तो आपको बताना है कि हिंदी की सबसे प्राचीन संस्था इसमें से क्या है? एक रहा हिंदी साहित्य सम्मेलन, बी आर्य समाज, सी नागरिक प्रचारणी सभा और डी कह रहा है कि राष्ट्र भाषा प्रसार समिति। तो आपको ये बताना है कि हिंदी के प्रचार प्रसार की सर्वाधिक प्राचीन संस्था इसमें से कौन है? तो अगर इसका उत्तर देखा जाए तो नागरिक प्रचारणी सभा जो है वो सबसे प्राचीन संस्था है, जिसकी स्थापना 1893 ईस्वी में काशी में हुई थी। चलिए, अब देखते हैं सवाल नंबर 22। 22 में कह रहा है कि प्रेम के प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में है? तो प्रेम के पीर को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। आलोचक शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में है? ए कह घनानंद, बी केशवदास, सी रसनिधि और डी कह मदिराम। तो 22वें का उत्तर आपको देना है कि यह जो है शुक्ल जी का यह मत जो है वो किस कवि के संदर्भ में है? तो ये इन्होंने घनानंद के संदर्भ में कहा है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 23 में। 23 में कह रहा है कि दिल्ली और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार कौन थे? तो आपको 23 में ये बताना है कि दिल्ली और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार कौन है? ए कह रहे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी वासुदेव शरण अग्रवाल और डी कह रहा है कि सरदार पुण्य सिंह।
तो आपको बताना है कि दिल्ली और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार, उनका नाम था वासुदेव शरण अग्रवाल। विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 23 का। अब आते हैं सवाल नंबर 24। 24 में कह रहा है कि दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? तो आपको बताना कि दिव्य प्रबंधम जो है वो किसके पदों का संकलन है? ए अलवार के, नयनारों के, रामानंद के और रामानुजाचार्य के। तो 24वें में आपको बताना है कि दिव्य प्रबंधम जो है किसके पदों का संकलन है? तो दिव्य प्रबंधम पदों का संकलन जो है वो अलवारों का संकलन है, अलवार भक्तों का है। तो विकल्प ए जो है 24 का उत्तर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 25 में। 25 में कह रहा है, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य शुक्ल का यह कथन जो है किस कवि के लिए है? तो आपको बताना है कि ये कथन जो है शुक्ल जी का किस कवि के लिए है? सेनापति, बिहारी, पद्माकर या घनानंद के लिए। तो अगर 25 का उत्तर देखा जाए तो यह कथन जो है शुक्ल जी का सेनापति के लिए है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपने सब्सक्राइब किया है तो आप शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।